अब देखिए, आज विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली चुनाव अब कुछ ही वक्त में होना है। 8 तारीख को तो सरकार भी बन जाएगी, नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उससे पहले जो कुछ दिल्ली की जमीन पर हो रहा है, ये परिस्थिति किस दिशा में जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल पर ईडी को एक्शन लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे परमिशन मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है। लेकिन सारे सवाल किस बात पर है? टाइमिंग पर। चुनाव से ऐन पहले जिस तरह से यह खबर आई है, अब आम आदमी पार्टी स्वाभाविक है हमलावर बीजेपी के ऊपर है, लेकिन इसका कानूनी पहलू क्या है? अरविंद केजरीवाल जो डेफिनेटली मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में दिल्ली की जनता के सामने है, उन पर जिस तरह से अब ये तलवार लटकी है कानूनी मुश्किल की, तो ये आगे उनके इलेक्शन जीतने की स्थिति में या इलेक्शन में कितनी मजबूती से वो खड़े हो पाते हैं, या दिल्ली की जनता उन्हें किस नजरिए से अब देखेगी, इन सभी परिस्थितियों पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो प्रीति जी, इन्हीं सवालों के साथ मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं मैम। जिस तरह से खबर सामने आई है, देखिए अब वो अलग बात है कि जो चुनावी बयानबाजियां होंगी, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगी, बीजेपी आपको कटघरे में खड़ा करेगी, लेकिन ईडी एक संवैधानिक संस्था है, एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और उस कानूनी प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा अगर आता है तो कितना ये आपके चांसेस को खराब करेगा, बाधित करेगा, और ये कहीं ना कहीं एक चिंता या एक पॉइंट ऑफ कंसर्न पार्टी के भीतर आप लोगों के लिए भी तो होगा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जाके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अभी बीजेपी की बौखलाहट है कि उनके पास कोई काम तो है नहीं दिखाने को, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं जिससे वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लड़े, तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये खबर बना दी कि ईडी को परमिशन मिल गई आगे की कार्रवाई करने को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तक अगर ईडी को परमिशन नहीं थी अब तक, तो उन्होंने 2 साल से कर क्या रहे हैं बिना परमिशन के? उन्होंने इतना सारा अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया, इतना सारा मुकदमा चलाने की कोशिश की अगेंस्ट द बेल, ये सब उन्होंने बिना परमिशन के किया। एक तो ये बात, और दूसरा, कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई है ईडी को। अरविंद केजरीवाल जी के केस में, मनीष सिसोदिया जी के केस में, हमारे अन्य नेताओं के केस में, संजय सिंह के केस में कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि या तो हम बोल देते हैं कि संजय सिंह जी बेगुनाह है, या फिर आप बताइए कि आप उनकी जरूरत आपको है या नहीं। और ईडी को खुद जाके बोलना पड़ा कि हाँ अभी आप उनको रिहा कर सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, वरना कोर्ट तो तैयार था बोलने को कि संजय सिंह जी बेगुनाह है। इस लेवल तक चला गया था। कोर्ट ने केज पैरेट बताया है सीबीआई को फिर से हमारे मामलों में। पहली बार अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है कि पीएमएलए कोर्ट में बेल मिली है, बिकॉज कोर्ट को लगा कि जो हमारे ऊपर इल्जाम दिए गए हैं और जिस तरीके से हमारी सारी लीडरशिप को जेल में डाला रखा है, ये बेबुनियाद है। और दिल्ली की जनता ने ये देखा है। अब ये जो हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेइंग कि ईडी गेट्स परमिशन नाउ टू प्रोसिक्यूट अरविंद केजरीवाल, ईडी के पास तो परमिशन 2 साल पहले होनी चाहिए थी, तो इनको तो बहुत लेट परमिशन मिली है और बस चुनाव के समय परमिशन मिली है। तो ये चुनावी पैंतरा है टू ट्राई एंड इंटिमिडेट द वोटर्स। अरविंद केजरीवाल ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस मामले में, तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि पीएमएलए के तहत कानून मुकदमा चलाने के लिए जरूरी परमिशन के बगैर ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ये उनका एक मेन दलील थी। लेकिन अब जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये जो आबकारी नीति घोटाले का जो मामला है, उसमें आरोपियों के खिलाफ अगर आरोप तैयार करने के लिए एक मंच तैयार हो सकता है या होता है, तो फिर तो एक्शन लेने के लिए ईडी के लिए रास्ता साफ है ना। जो जो पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रही हैं, तो वो तो फिर अब उनके पास उसकी परमिशन भी है, और अब जिस बात को लेकर आप हाईकोर्ट गए थे उसी पर तो अब सवाल है, वही तो परमिशन मिल गई। ईडी ने बिल्कुल, ईडी ने बिना परमिशन के 2 साल कार्रवाई की। अब उन्हें परमिशन मिली है, परमिशन मिलके भी वो क्या उखाड़ लेंगे? उन्होंने इतने हजारों पेज की जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसमें एक प्रूफ नहीं है हमारे किसी। मेरी बात तो सुनिए, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। मैं बोल रही हूँ अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन उनकी बेल के मुकदमों में कोर्ट पे दर्ज है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कहीं पे भी एक पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का सिरा उनके हाथ नहीं लगा है। ये केस पूरा फर्जी केस है। आई थिंक इससे ज्यादा ये तो एक ही पुराने केस को, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दे दीजिए, आप बिल्कुल बोलिए। आज एफआईआर दर्ज हुई है, आप ये देखिए ये वीडियो,
यहाँ पे बीजेपी के नेता बकायदा जूते बांट रहे हैं आज की तारीख में चुनाव लड़ते हुए। ये परवेश जी हैं, नई दिल्ली के बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये जूते बांट रहे हैं, इन्होंने साड़ियां बांटी हैं, इन्होंने ब्लैंकेट्स बांटे हैं। ये एक्चुअल कानूनन जुर्म है। जो शराब घोटाला है, शराब घोटाला महज एक बनाया हुआ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बीजेपी ने यूज किया है आम आदमी की गवर्नमेंट को मैम, लेकिन डिस्टेबलाइज करने को। प्रवेश वर्मा पर भी एफआईआर की परमिशन दे दी गई है कि उन पर भी एफआईआर की जाए इस बिल्कुल मामले को लेकर, और प्रवेश वर्मा तो बिल्कुल ऑलरेडी पहले से भी विवादों में घिरे रहे हैं, पहले भी विवादों में घिरे मैं रहे तो हैं। बोल रही हूँ ठीक है, अब यासिर जिलानी जी देखिए, मैं तो बोल रही हूँ कि अरविंद दिस इज द केजरीवाल को इशू लेकर जो कि खबर दिल्ली सामने के आई। चुनाव को, संवैधानिक चुनाव को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिस इज द मेन इशू ठीक है टुडे। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, आप लोग क्यों उनको फेयर चांस नहीं दे रहे हैं जमीन पर खड़े होकर चुनाव लड़ने का? और ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, ये उनका सीधा आरोप है कि कोई मामला नहीं बनता, लेकिन चुनाव से पहले जो हमारे मेन चेहरे हैं, मेन लीडर्स हैं, उन सब के खिलाफ आपकी आपकी ये प्लानिंग है, मिसयूज कर रहे हैं आप एजेंसीज का, ये एक रेगुलर आरोप है। मीनाक्षी जी, हम कौन होते हैं जब इनका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है। बहन जी ने अभी कहा ना कि क्या उखाड़ लेंगे, तो ये जो भाषा है ना इनके मुख्यमंत्री से लेके इनके प्रवक्ता तक का, ये दिल्ली की जनता इस बार इनकी भाषा को भी सुन रही है और सबक सिखाएगी। हताश और निराश कौन दिख रहा है? कल का वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से लूट लो, जो जहां मिले उसको लूट लो। दिल्ली वालों को क्या आपने बिल्कुल कमजोर समझा? दिल्ली के दिलवाले बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनके आप सम्मान के साथ खेल करेंगे ना अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, तो वो उनको आपको बख्शने नहीं जा रहे। 5 तारीख का जो दिन आ रहा है फरवरी का, आपकी विदाई का है। और आप बताएं कि शराब घोटाले में, जिस शराब घोटाले की एक एक कड़ी को एविडेंस उसके पूरे जांच करने के बाद, उसको जोड़ने के बाद मुख्य जो आधार बनाया है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा। अभी हमारे बड़े काबिल वकील आपके साथ जुड़े हुए, वो इस पे विस्तृत आपको लीगल वे में आपको समझाएंगे। लेकिन किस तरह की बात ये लोग करने लगे, कितना घमंड कि क्या उखाड़ लेंगे। इस तरीके से 11 साल में आपने कुछ किया नहीं है। यही घमंड, यही अर्बन नक्सलाइट सोच, और सर, ये ये जो इस जवाब तरह तो की मैं बात करना, ये किसी को देखिए डराने की देखिए बात इनकी करना। बात, की बात करेंगे, ये जी मुझे अबन नक्सलाइट कह रहे हैं। प्रवेश वर्मा ये जी मैं पर लिख जवाब के ले लूं दीजिए, कि ये मेरे को क्योंकि वो अबन आज की नक्सलाइट ले इंपॉर्टेंट रहे हैं? मैं हमारा इनके ऊपर तस्वीर एक्शन लूंगी फिर। दिखा रहे हैं। प्रवेश हाँ, वर्मा लिख जी के क्यों ले नहीं लीजिए सुनते ना, सेंट्रल लिख लीडरशिप के की ले दिल्ली लीजिए, नहीं बीजेपी उसको क्यों आपने नहीं चिपका सुनते? लीजिए कहीं से। बिल्कुल नहीं नहीं, एक बिल्कुल, सेकंड मैं आपको मैम, एक दिखाती सेकंड हूँ। रुकिए। नहीं रुकिए, अगर जिलानी ये बात साहब कर रहे हैं तो फिर सुनिए ना। प्लीज मैम, एक सेकंड, मेरे को पहले प्रवेश वर्मा पे उनसे जवाब लेने दीजिए। प्रवेश वर्मा जी क्यों नहीं सुनते? जिलानी साहब क्यों नहीं सुनते? दिल्ली बीजेपी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी क्यों नहीं सुनते? चुनाव आयोग को भी नहीं कुछ समझते, आचार संहिता को कुछ नहीं समझते, नहीं कानून नहीं को कुछ नहीं समझते, या उनको ये लग रहा है कि नतीजे आने से पहले ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? नहीं, ये तो देखिए आप उनसे पूछिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस बहस पे अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे अगर हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है मैं सार्थक तौर पे अपनी बात को रखूंगा, लेकिन और मैं रख रहा हूं अपनी नहीं बात नहीं को। सर, लेकिन वो भी आपकी पार्टी के नेता है ना, टिकट दिया है आपने उनको चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर नहीं हमने, ऐसा तो है नहीं हाँ कि वो हम, किसी दूसरी पार्टी के जी प्रवक्ता है जी, जिनसे जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपकी पार्टी, आप प्रवक्ता नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने आए, मैंने आपकी मैंने पार्टी के नेता मैंने के डिनाई मैं नहीं आपसे ये किया है। सवाल पूछूंगी। अगर अगर देखिए, अगर मीनाक्षी जी, अगर किसी ने कानून का किसी ने भी उल्लंघन किया है तो कानून है, कानून किस तरीके से देख रही है सारी नहीं, चीजों को, ये कानून के तहत ये कार्रवाई किसी वाली होने का बात क्या काम है। होती और है जो सर? एजेंसी, नहीं नहीं सर, जिलानी साहब, ये क्या बात होती है कि अगर किसी ने कानून की का उल्लंघन किया तो सजा मिले? तो फिर ऐसी बात आप अरविंद केजरीवाल के लिए तो नहीं बोलते। जिस अंदाज में आप अरविंद केजरीवाल की लानत मलानत कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के नेता जब खुलेआम कैमरे के सामने आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे आप उनकी लानत मलानत? उन पर क्यों आपका इतना सॉफ्ट स्टैंड है? नहीं नहीं गलत तो सबके लिए नहीं गलत होगा नहीं ना नहीं सर नहीं फिर? नहीं, एक आदमी आपको एक 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 पिक्चर जो गलत तरीके से सामने रखी जाए तो उसके उस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं तो उसके ऊपर अपनी बात तो रखूंगा ना, नहीं, कि पिक्चर गलत एग्जैक्टली क्या तरीके से है, क्या है कैसे, मतलब? किस सिचुएशन नहीं में नहीं, किसने पिक्चर जूते गलत पहने, मतलब क्या आप झुठला रहे हैं? कौन आया, आप झुठला किसने रहे दिया, हैं, प्रवेश वर्मा किसने कर रहे दिया, हैं, आप उसको झुठला रहे हैं। मैं किसने स्क्रीन दिया। पर दिखा रही हूँ तस्वीरें। नहीं नहीं, मैं जुटला नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं तो बहुत ही खुल के बात रखता हूं मीनाक्षी जी। आपके मैं सर, अभी आपने किसी कहा ना तरह कि कोई एक बात नहीं पिक्चर जो करता हूं। गलत मैं तरीके भारतीय से जनता रखी जा पार्टी रही का है वैसा नहीं है। प्रवक्ता हूं। आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आप उसका आंसर दे रहा हूं। जी, प्रवेश वर्मा ने गलत किया नहीं किया सर? उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए पार्टी की तरफ से? नहीं 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 नहीं। देखिए उसका, उसकी सारी चीजें वो किस आधार पे एक जो जूता पहना रहे हैं, जो जो पिक्चर आप बार बार दिखा रही हैं
उसमें कैसे है, उसको विस्तृत तौर पे समझने की जरूरत है ना। कैसे आप कह देंगे कि उनको वो जूता देके, आप यकीन माने कि अगर किसी के पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, इस ठंड में मैं भी अगर देखूंगा और आप भी रास्ते में निकल के देखेंगे तो सर, आपका मन करेगा जो हमने जूता पहना है नहीं, एक वो सेकंड पहना सर, देंगे। जिलानी साहब कमाल है, देखिए, ये जो ये तो जनता है समझने ना, की ये सब जरूरत है। जानती और समझती है। मतलब बीते 1 साल में देखिए हमने देखिए प्रवेश ये वर्मा जी सच्चाई को है किसी को जूता पहनाते मीनाक्षी हुए जी। नहीं देखा, किसी को कंबल उड़ाते हुए पिछले 1 साल में नहीं देखा। चुनाव नहीं से नहीं नहीं महज नहीं 2 ढाई नहीं हफ्ते नहीं। पहले आप ये आप तस्वीर दिखाई देती है और आप कह रहे हैं कि अगर पहना रहे आपने तो क्या उनको जरूरत फॉलो है नहीं उसका? किया। नहीं नहीं आपने उनको नहीं 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 आपने उनको फॉलो नहीं किया। हम पिछले 10 साल से और उससे पहले से, जब वो एमएलए थे या जब वो संगठन के तौर पे एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे, तब से मैं उनको जानता हूं। वो जो कार्य करते हैं, वो जो समाज के प्रति उनका व्यवहार है, वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उसी का ये सर, हिस्सा मैं है। आपकी लेकिन इस अगर बात आप से उसको एग्री किसी करती और हूँ तरीके कि से जब उनका देखेंगे एनजीओ तो है जो वो एनजीओ एजेंसी की है बात वो करते उस हैं। पे उस पे ध्यान नहीं, रखेगी। वो समाज, आप जो उनका समाज सेवा वाला पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, मैं उन्हें फॉलो भी करती हूँ। मैं खुद दिल्ली की निवासी भी हूँ। मैं खुद देखती हूँ उनके क्या जी जी किस जी। तरह के उनके एक्शन है। पॉइंट वो नहीं है सर। पॉइंट मुझे ये है कि मुझे ये सारी मुझे जो आपकी मुझे एक्टिविटीज, सर सुन मुझे लीजिए, मीनाक्षी जी मालूम है। ये सारी जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जी जब आपको चुनाव का टिकट मिल जाता है और जब चुनाव अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद आचार संहिता नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो देश का संविधान, जो देश की चुनावी व्यवस्था लागू करती है। बात उसके सम्मान की थी, पर ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि ये किसी अलग अंदाज में पहना है, बाकी चुनाव आयोग देखेगा। नहीं अश्विनी नहीं जी, आप चर्चा में मैं आइए मैं जरा मैं सर। एक 10 सेकंड में बता दूं। आप बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सार्थक तौर पे और बहुत ही रिसर्च वाली पत्रकारिता करती हैं, मुझे मालूम है, तभी तो आप वहां तक पहुंच गई। लेकिन जो काम वो लगातार 10 साल से कर रहे हैं, वो उनके जो कार्य है उसका हिस्सा रहा है। उसी में लोगों के साथ वो जो उनका एनजीओ, आपने खुद कहा कि जिस तरीके ये से वो कैसी करते रहते हैं, एक्सप्लेनेशन है? तो एक पार्ट हाउ है। इज दिस लेकिन अब पॉसिबल? देखने का नजरिया अलग हो सकता है। देखने का नहीं भाई, सर, नजरिया, देखने ये मैं का कोई इस नजरिया एक बात पर से, एक कानून है, शराब देने की बात नहीं संविधान हो है, रही। नहीं सर, एक पर आचार एक ये तो शराब संहिता है, शराब दे इस के नहीं हो आचार सकता सर। संहिता परिवार है। को देखिए, बिगाड़ने का, शराब भी दी है, इंसान का उन्होंने महिलाओं पैसे का भी दिए खत्म हैं, करने का उन्होंने क्या है वो स्कॉर्पियो में एक भर अलग भर बात के है। उन्होंने एक पर ब्लैंकेट एक भी दिए शराब हैं। बांटने का टिकट मिल नहीं है जाने के मामला। बाद और चुनाव की तारीखें अनाउंस होने के बाद जो आचार संहिता मॉडल जी। कोड ऑफ ये कंडक्ट, जो इलीगल है, ये मॉडल कोड क्राइम ऑफ है। कंडक्ट जो रखता है, तो क्या हम उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है जो सर, जो और वो तो मानने पड़ेंगे। अब वो अलग बात है कि क्राउड बीजेपी फंडिंग के जो प्रवक्ता को नहीं नहीं, जो क्राउड संवैधानिक फंडिंग का कोई काम मनीष कानून की सिसोदिया और ये नॉलेज लोग कर पता ही रहे नहीं हैं, है। सही है। हो सकता है बाद में। ठीक है, आई अश्विनी, वुड लाइक टू रियली कमेंट हियर। ठीक है, बोलिए प्रीति शर्मा जी, प्लीज मैम जल्दी करिएगा, मुझे अश्विनी जी के पास जाना है उसके बाद। हाँ जी, आज ही रमेश बिदूरी जी का मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। गाली गलौज पार्टी के गाली गलौज उम्मीदवार ने आज फिर से आतिशी जी के बारे में बदतमीजी से बात की है। आज ही बात की है अरे उन्होंने। बहन जी, दिन गाली रात कौन यहाँ देता पे है? अभी बीजेपी के नरेश बालियान का आज दिन तक रात मकोका के दिन अंदर बंद है। रात बीजेपी के नेता क्या बदतमीजी काम से काज बात है करते अरविंद हैं। केजरीवाल से? उसकी वो पत्नी को टिकट दिया संविधान में गया। तक बात कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इनके प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमारे पूर्वांचली ऋतुराज एमएलए के बारे में नेशनल चैनल पे उनको ओपनली गाली दी है। मैं आपको गाली सुनाना चाहती हूँ, अगर आप इनको परमिशन दे तो। वो नहीं मैम, गालियां दे रहे हैं, प्लीज, नेशनल ये चैनल पे सब गालियां दे रहे हैं, स्पीचेस आपने में गाली मेंशन दे कर रहे दिया हैं। उतना काफी ये है, ठीक गाली है, ये गलौज हम पार्टी है और इनको संविधान, इनको आचार संहिता, इनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनको सुर्खियां बनानी है क्योंकि ये हार रहे अरे हैं दिल्ली का गणतंत्र, चुनाव, इसीलिए आपने उसी में भारत लगे के हुए हैं ये। गणतंत्र, आपको ओके। शायद आइडिया नहीं है कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भारत के गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस ये के दिन आप उन्होंने उस दिन का डीप फेक अपमान किया वीडियोस, था। आप क्या बात करेंगे? पहले डीप आप अपने फेक इतिहास में वीडियोस, तो एक जाके देखिए। मैं डीप फेक एक वीडियोस। पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती डीप हूँ, फेक ठीक है वीडियो की प्रीति जी, बात आप करती है। मैं एक पॉइंट हाईलाइट हाँ करना जी, चाहती हूँ, एक सेकंड प्लीज, प्लीज दोनों सुनिए। देखिए, भाषाई मर्यादा की तो अब अगर हम बात करने चलेंगे और उसके उदाहरण अगर हम निकाल निकाल के लाएंगे, तो कोई भी दल और किसी भी दल के इवन टॉप नेता पाक साफ नहीं है इस मामले में। और मुझे ऐसा लगता है भाषाई मर्यादा शायद अब गुजरे जमाने की बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी इस मामले को। लेकिन जिस मुद्दे के साथ हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से शराब घोटाले की बात अब फिर से दिल्ली चुनाव में आ गई है सामने, और जो ईडी को एक अनुमति मिल गई है, उसके बाद इसका लीगल इम्पैक्ट कहां तक जा रहा है अश्विनी जी? और मुझे ये बताइए कि जो परमिशन ईडी को मिली है, ये कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए है? देखिए, मुश्किल इसलिए क्योंकि अभी पीएमएलए एक स्पेशल स्टैट्यूट है। पीएमएलए को बाकी जो क्रिमिनल लॉ है उससे अलग समझने की जरूरत है। अभी तक पीएमएलए के कानून में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन
का मतलब होता है अभियोजन की मंजूरी, यानी कोई लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट अपने पद पर रहते हुए कथित तौर पर किसी आरोप में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको परमिशन देती है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जो अधिकारी है वो फियरलेसली अपना काम कर सके। अब पीएमएलए चूंकि एक विशेष स्टैट्यूट आया तो उसमें अभियोजन की बात नहीं थी। अब इस केस में 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए भी बाकी क्रिमिनल लॉ की तरह ही एक कानून है, इसीलिए किसी को प्रोसिक्यूट करने से पहले जो लोक सेवक है यानी पब्लिक सर्वेंट, अरविंद केजरीवाल जी लोक सेवक हैं, तो उनको प्रोसिक्यूट करने से पहले अभियोजन की मंजूरी चाहिए। तो अभियोजन की मंजूरी में एक जो प्रोसिक्यूशन है यानी ईडी है, ईडी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि इमीडिएट बॉस है और उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है परमिशन दे दी। उसी ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक 6 नवंबर 2024 फिर डेट याद करने की जरूरत है, और 6 नवंबर तक उनके खिलाफ मुकदमा लग चुका था, वो जेल जा चुके थे, जेल से बेल पर बाहर भी आ चुके थे। उस समय ईडी के केस में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी, अभियोजन के मंजूरी की जरूरत नहीं थी। तो ये सब प्रोसीजरल है। अब जो है चूंकि इसी ग्राउंड पर उन्होंने चैलेंज किया था कि मेरे केस में चार्जशीट फाइल हो गई, कॉग्निजेंस हो गया, लेकिन अभियोजन की मंजूरी नहीं है, तो अभियोजन की मंजूरी अब दिल्ली उसने होम मिनिस्ट्री ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया। अब ये हाईकोर्ट को देखना है कि क्या पोस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन वैलिड है या पहले लेना चाहिए था, क्योंकि आप इसमें ये देखिएगा कि चार्जशीट ऑलरेडी इस केस में फाइल हो गई। मार्च 21 2024 को अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, सितंबर 2024 में उनकी बेल हुई थी, नवंबर 2024 में जजमेंट आई। अब एक बात इसलिए ये सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन की जरूरत है, कोई नई चीज नहीं है, एक प्रोसीजरल चीज है। एक सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी पब्लिक सर्वेंट से डीएम है, एसपी है, जजेस हैं, तहसीलदार है, पटवारी है या किसी अन्य पद सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति कोई उसको फंसा ना सके, एकदम से जाकर केस ना कर सके, इसलिए जरूरी उसके जो हायरार्की में डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी परमिशन ले जाए। तो ये जो एक्ट हुआ, जब ये कथित शराब घोटाला हुआ, उस समय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, श्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, यानी लोक सेवक थे, और लोक सेवक होने की स्थिति में उनको सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की बात आई। उसी तरह से आप सिद्धारमैया के केस में भी देखिए कि गवर्नर ने सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो ये बात है कि क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी होता, आईपीसी होता या करप्शन और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला रहा होता तो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन पहले लिया जाता। अब इस केस में चूंकि पीएमएलए में बाद में ये स्टैट्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत है, तो ये बात आई है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट का कोई पॉइंट है। हाँ, एक बात ये जरूर है, अगर दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि पोस्ट सैंक्शन माने चार्जशीट फाइल होगी, कॉग्निजेंस हो गया, वो गलत है, उस परिस्थिति में जरूर जो ईडी है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, एक प्रोसीजरल गैप है और वो 6 नवंबर को ऑर्डर हुआ और अब जाकर के उनको दिसंबर में परमिशन मिल गई, तो कोई इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सैंक्शन चलेगा, मुकदमा चलेगा। अब कब इसका फैसला होगा ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद आएगा। तो सिंपल सी बात है कि भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑलरेडी ये प्रावधान एग्जिस्ट करता था, अब पीएमएलए में भी आ गया, इसलिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। आसान शब्दों में पीयूष जी, पूरा ये जो बातचीत है वो आपने सुनी, और देखिए मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहती हूँ अभी इस बातचीत में कि जिस तरह के कानूनी एस्पेक्ट्स अभी अश्विनी जी ने बताए हैं वो एक तरफ, लेकिन दिल्ली के वोटर जिनको वोट डालने जाना है, जब वो ये देखेंगे कि जो उनके लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट या आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा है और उसके ऊपर जब इस तरह का फिर से मैं कह लूं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कानूनी शिकंजा है, एक लीगल बैटल दिखाई दे रही है, तो क्या वो दिल्ली को सर्व कर पाएगा, किस तरह से उतना एक्टिव। और नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हैं, उनके बाद जो उनकी नेक्स्ट इन लाइन है जितने भी लीडर्स, तो फिर आतिशी भी जब अभी मैदान में थी तो उस समय बार बार यही कहा गया कि नहीं मैं तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी के उसमें शूज में हूँ, लेकिन आना तो फिर उन्हीं को है। और मुझे याद है जब जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, लेकिन मैं तब तक इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मतलब रेजिग्नेशन देते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं जब जनता की अदालत से क्लीन साबित होकर आऊंगा तब मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। तो देखिए ये अब परसेप्शन वाली बातें हैं और इसी परसेप्शन को चोट कर रहा है ये घटनाक्रम जो अभी हुआ है।
अब मुझे बताइए दिल्ली का वोटर क्या सोचेगा इस पर? देखिए मीनाक्षी, दिल्ली के वोटर को तो ये चीज बहुत अच्छे से पता है, भली भांति वो जानता है इस चीज को कि केजरीवाल और केंद्र सरकार की आपस में नहीं बनती है। ये बात तभी से नहीं है जब से मोहल्ला क्लिनिक की परमिशन की फाइल जो इनके पूर्ववर्ती एलजी थे उनके पास में काफी समय तक अटकी हुई थी, और आपको याद होगा कि सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने उनके घर के बाहर जाके धरना दिया था। तो और उनके जो वेटिंग लाउंज है उनका जो एलजी हाउस का, उसमें वो लेट गए थे और बैठ गए थे धरने पे। तो ये रस्साकशी तो बहुत लंबे समय से चल रही है। दिल्ली का वोटर इससे भली भांति परिचित है। मुझे लगता है दिल्ली इस बात पे वोट करेगी कि उसका जीवन कुछ आसान हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, कि कठिन हुआ है। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से चुनाव को उस गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से आमतौर पे वो दूसरे राज्यों में चुनाव को लेती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ही बता सकते हैं, क्योंकि ना तो वो कोई ढंग का सीएम पेश दे पाए, आपके पास 5 साल थे तैयारी करने के लिए, ना कोई आप जो केजरीवाल की नीतिगत खामियां है। देखिए आप लगातार बोल रहे हैं कि भाई केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त है, केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए, केजरीवाल दिल्ली की हवा को साफ नहीं कर पाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। आम आदमी पार्टी में सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं, पर उसके बाद भी एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत के आई है। तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि गुजरात के चुनाव के समय से शराब घोटाला तथाकथित जो आबकारी नीति वाला जो पूरा मुद्दा था उसको उठाया गया और काफी जोर शोर से उठाया गया। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया। भारत का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। देखिए वो ये जानता है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो अभियोजन की भी मंजूरी बहुत जल्दी मिल जाती है, वो जेल में भी डाल दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी के नेता। पर जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आती है, जैसे कि नेचुरली करप्ट पार्टी जिसको बोला गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं, हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत दादा पवार मंत्री बन के बैठते और उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होते हैं तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार में। ऐसे ही प्रफुल्ल पटेल है, दिगंबर कामत है, हेमंत बिस्व शर्मा है, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब जो मुझे लगता है जितना है कि भाई दिल्ली के वोटर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि अभियोजन की मंजूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ, दिल्ली के वोटर को यह जरूर निर्धारित करना है कि पिछले 10 साल में केजरीवाल के आने की वजह से या आम आदमी पार्टी के सरकार में रहने की वजह से उसका जीवन आसान हुआ है क्या। और मुझे लगता है कि लगभग लगभग दिल्ली का वोटर ये चीज तो जानता है कि स्कूल और अस्पताल में उम्मीद माफिक नहीं पर थोड़ा काम तो हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, थोड़ा पानी पे काम हुआ है, कुछ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे काम हुआ है, तो कुछ कुछ जगह पे तो काम हुआ है। और इसीलिए उसके मन में एक डर है, जितने भी मैं दिल्ली के लोगों से बात करता हूँ, वोटर से बात करता हूँ, कि यार यदि केजरीवाल नहीं गया तो ये सब चीजें कहीं बंद ना हो जाए, यदि आम आदमी पार्टी नहीं आई तो ये जो संशय है। और भारतीय जनता पार्टी का एक वीक अपोजिशन, एक मोनोटोनस अपोजिशन जो उनका चले जा रहा है, जैसे अब कल उन्होंने वो स्कूल के जो बम जो होक्स कॉल्स थे उससे आम आदमी पार्टी के तार जोड़ने की कोशिश की। अब ये हास्यास्पद है। मतलब दिल्ली को लेके कोई एक मजबूत नीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, बताए कि दिल्ली को लेके क्या विजन है, और अपनी अपनी बात पूरी व्यवस्थित तरीके से रखे तो मजा आएगा चुनाव में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर किया। और जिलानी साहब देखिए, ये बहुत जरूरी बात है। आप ये देखिए कि अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी लीडरशिप और उनकी सरकार को फिर से मौका दिया दिल्ली की जनता ने, फिर मतलब 3 बार लगातार बैक टू बैक मौके दिए हैं, तो उन्होंने कुछ तो परफॉर्म किया है ना, जिसकी वजह से ये मौके दिए हैं। क्योंकि मैदान में तो आप भी थे उनके ओपोनेंट उस वक्त, लेकिन आप लोगों को नहीं, उनको जनता ने उन पर भरोसा जताया है। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला और ये सारी बातें अभी चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, उसके बावजूद जनता अगर उन पर भरोसा दिखाती है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये बीजेपी के लिए नैरेटिव की लड़ाई में कितना अलग और चुनौतीपूर्ण साबित होगा? नहीं, मुझे अभी हमारे जो समीक्षक हैं जोशी जी जिस तरीके की समीक्षा दे रहे थे, वो मैं बहुत हैरान हूँ कि वो एक तरफा बात कर रहे हैं। या तो वो अपने ड्राइंग रूम वाली ऑफिस से बाहर निकल के जमीन पे नहीं आ रहे। मैं उनको जगह बता देता हूँ, स्पॉट जो न्यू दिल्ली है, एम्स है, और त्रिलोकपुरी है, कल्याणपुरी है, मंगोलपुरी है, जहां इनके एमएलए हैं, ओखला है, सिलमपुर है, जहां इनके एमएलए हैं। आप जाके वहां के कॉमन लोगों से, जो लोग बिल्कुल जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जरा उनसे एक बारी बात तो करिए कि उनके एमएलए के खिलाफ कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, कितनी नाराजगी है, किस तरीके का एमएलए का व्यवहार पिछले 5 साल में रहा है अपनी जनता से। आप ठीक है कि आप बैठ के किसी तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस ठंड में जमीन पे उतरेंगे 70 विधानसभा में, जैसे आप ही के जो मुख्यमंत्री रहे जब किदवाई नगर में पहुंचे हैं, तो वो जो महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं,
उन महिलाओं को किसी ने कहा नहीं था कि आप जाके, ये वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी, वो आम जनता के बीच की महिला थी जिसने अरविंद केजरीवाल के रास्ते को रोका और उनसे पूछा कि आपने पिछले 5 साल में, 11 साल की बात छोड़ दीजिए, पिछले 5 साल में एक सार्थक कोई काम करा हो तो बताएं। इनके मोस्टली एमएलए करप्शन के चार्जेस में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। इनके ओखला का एमएलए हीनियस क्राइम है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। वो 5 साल में 4 साल लगभग जेल के अंदर रहा है। इनका अभी आज मकोका के में बेल रिजेक्ट हुई है। नरेश बालियान, उनकी वाइफ लड़ी है। किस आधार पे आप शुचिता और नैतिकता की बात कर रहे थे? किस आधार पे आप भारतीय राजनीति में एक ऐसी राजनीति देने के लिए आपने वायदा दिल्ली के लोगों से किया था जो बहुत अलग होगी, जिसका नैरेटिव, जिसका डिस्कोर्स डिफरेंट लाएंगे, हम दिल्ली को लंदन और पेरिस के माफिक बनाएंगे? वो सारी चीजें कहाँ रह गई? वो जनता जानना चाहती है, वो सरोजनी नगर की जनता पूछ रही है, वो लाजपत नगर की जनता पूछ रही है, वो सफदरजंग की जनता पूछ रही है कि आखिर आपने कहा था। क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए जिलानी साहब। ये बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल जी जब शराब घोटाले में ही कानूनी शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनके ऊपर एक लीगल मुश्किल आती हुई दिख रही है, तो ऐसे में बीजेपी का अपना एनालिसिस क्या है? अगर अरविंद केजरीवाल फंसते हैं तो फिर आप लोगों के कितने चांसेस हैं जीतने के लिए? आप लोगों का अपना एनालिसिस क्या है? कितनी सीटें आएंगी आपकी? नहीं, मीनाक्षी जी, आप बिलीव करें कि अरविंद केजरीवाल से इस वक्त आप पूछ लीजिए, जो खुद नई दिल्ली चुनाव हार रहे हैं, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज और कल का वीडियो आपने देखा जिसकी घोषणा करने की उन्होंने कही थी कि घोषणा करने जा रहे हैं, और जिस तरीके की बातें, जो लैंग्वेज, जो भाषा प्रयोग कर रहे थे, लूट लो, सब छीन लो, हम ये कर लेंगे, ये एक 10 साल का मुख्यमंत्री। देखिए, हमारा आकलन 45 से 48 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और इस बार काट के 11 साल में 3 बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की। मैं फिर आपके साथ डिबेट में रहूंगा 5 तारीख के बाद, 8 को भी हम मिलेंगे, देखिएगा। इस बार दिल्ली बदलाव चाहती है, दिल्ली नहीं चाहती है कि हम सिर्फ लड़ाई झगड़े में हमारा वक्त बीत जाए। दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में भी जो लोग रह रहे हैं उनको सारी सुविधाएं। देखिए, 45 से 48 ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही मतलब बहुत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अति उत्साह में ये कह गया हो कि जी हमारी तो 60 सीटें आ रही हैं। 45 से 48 का अगर उनका अपना कैलकुलेशन है तो पार्टी के भीतर ये चर्चा डेफिनेटली होगी, या एक जो डिस्कशंस चल रहे हैं ये उसी का एक संकेत तो है यहाँ पर। तो देखिए, मुद्दे का सवाल ये है कि डिफेंसिव तो अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से लेकर, अपने स्पीचेस से लेकर, या जिस अंदाज में वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं। तो ये चिंता तो उन्हें भी है कि एंटी इनकम्बेंसी प्लस जिस तरह से पार्टी के बड़े चेहरे कानूनी मुश्किलों में फंसे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वोटिंग का हो सकता है। पीयूष जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि चिंतित तो रहेंगे आपके। हमारे पास में कोई छोटा सा समन भी आ जाता है तो हमें कोर्ट तक जाना रहता है, तो 2-4 विचार चलते हैं कि कितनी बजे तक जाएंगे, जज कितनी बजे वो समन को, मतलब कितनी बजे पेशी होगी, क्या होगा या नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें भी रहती है, तो उसकी चिंता तो रहती है। तो यहाँ तो एक पूरी केंद्र सरकार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो चिंता डेफिनेटली है। जिलानी जी ने जो बात बोली, मैं यही बोलता हूँ कि भाई यही मुद्दे लेके जाइए ना आप दिल्ली की जनता के बीच में कि भाई किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ठीक से काम नहीं किया है, किस तरीके से आपका जीवन मुश्किल हो गया है क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, और आप किस तरीके से उसको सुधारेंगे। इन मुद्दों पे यदि आप बात करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। पर समस्या ये हो रही है कि इन मुद्दों पे बात करते हुए स्कूल के बारे में, अस्पतालों के बारे में, या हम बाकी देखेंगे बिजली के बारे में, पानी के बारे में, या भविष्य में दिल्ली को हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे, आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी की बात करते हुए दिखते हैं। उनके एमएलए अनपॉपुलर है, कोई बात नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली है जिलानी जी ने कि कई सारे एमएलए हैं जो उतने उतने लोकप्रिय नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस भी किए हैं और काफी एमएलए के टिकट भी काटे हैं, और उन्होंने उनकी जगह नए उम्मीदवार दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सीख कर एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं कि भाई यदि पॉपुलर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लास्ट मोमेंट पे सीएम का फेस बदल दो, यदि आप पॉपुलर नहीं है तो एमएलए बदल दीजिए, और धीरे धीरे करके और फिर एक नई लड़ाई को वापस से जनता के बीच में जाके लड़िए। तो ये रेफरेंडम केजरीवाल के ऊपर जरूर है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का रेफरेंडम बुरी तरीके से पस्त हुआ था, लोकसभा में सातों की सातों सीटें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं दिल्ली की जनता ने दी है, और उसके बाद भी
6-8 महीने के बाद के चुनाव में भव्य बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है। तो अब बेसिकली दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो हम उनके इंटेलिजेंस को कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, स्कूल मिल रहा है, अस्पताल मिल रहा है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। और 45 सीटें जी, मैं एक चीज जी जो पर्सनली मानती हूँ, वो दिल्ली की जनता जिस हिसाब से वोट करेगी, वो फ्यूचर के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब और पॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाला है। इंडिया अलायंस का क्या होगा ये पता चलेगा, इंडिया अलायंस में किसकी क्या पोजीशन होगी, ये मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से कह रही हूँ। बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि सेंटर में तो आप हैं, लेकिन दिल्ली 26 साल से आपकी वापसी, दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहां पे प्रधानमंत्री आवास है, जहां पे देश की संसद है, वहां पर आपकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? और इसीलिए शायद ये नाक की लड़ाई कह लें, साख की लड़ाई कह लें, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सब कुछ दांव पर लगा है, उस तरह की एक लड़ाई है। तो इसीलिए दिल्ली की जनता किस पैटर्न पर वोट करेगी, किन मुद्दों पर वोट करेगी, ये अपने आप में एक अच्छी खासी रिसर्च का भी विषय इस बार होने वाला है। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए उसका। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में अभी तक जुड़े रहने के लिए एंड अपना टाइम देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।